Hello guys, so today we are starting the first lecture on getting started with C++. So what we are going to cover here, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम कोड के बारे में समझेंगे, कोड क्या होता है, कैसे वो रन होता है इंटरनली। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी इसके अंदर हमने उसके इंस्टॉलेशन और उसको रन करने के सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, उसको आपने पहले देखा हुआ होना चाहिए और उसके बाद ये आपको वो पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो कोड रन होता है तब क्या होता है, वो कोड कैसे कन्वर्ट होता है एक बाइनरी फाइल में विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, ये हम देखने वाले हैं। देन हम सिंटेक्स और लॉजिक क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी देखने वाले हैं। इन सबको समझने के बाद दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। फिर हम एक पजल करेंगे आवर ग्लास विच इज़ रिलेटेड टू लॉजिक एंड देन हम सबसे पहला C++ का कोड लिखेंगे अपना, और उसको मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है और किस लाइन का क्या मतलब है। और इसके बाद हम करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। इसके अंदर इस वीडियो में शायद हम सिर्फ इंट डेटा टाइप ही डिस्कस कर पाएँ, इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोड एक इंस्ट्रक्शन होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो हमारे लिए एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे। कोड इज क्लियर, कोड इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड कोड। कोड की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज कोड हेल्प अस टू अचीव थिंग फास्टर। कोड से हम काफ़ी जल्दी कोई कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। साथ के साथ हम कोड से किसी चीज़ को सिंपल कर सकते हैं। जैसे कोई एक टास्क है उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज मीन्स से कोई इनपुट है हमारे पास, एक यूज़र ने कुछ इनपुट डाला, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने कुछ आउटपुट निकाला, राइट। अब ये जो एक इंस्ट्रक्शन इसमें चला होगा, एक फंक्शन चला होगा जिसकी वजह से आउटपुट आया, हो सकता है कोई दूसरा यूज़र आए वो दूसरा इनपुट डाले, तो उसके लिए जो आउटपुट है वो हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसी कोड पे वो इनपुट दिया जाएगा और वही सेट ऑफ एल्गोरिथम जो हमने यहाँ पे लिखे हुए होंगे उन्हीं के थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो सिमिलर टास्क जो होते हैं वो जनरलाइज हो सकते हैं। जैसे हम एक बात करें, सिंपल सी इक्वेशन, अगर सिंपल सा एग्जांपल ले, हमें अगर x प्लस वाई का स्क्वायर निकालना है, राइट, तो हम क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बना देंगे, एक कोड पे लिख देंगे कि हम x प्लस वाई का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। अब एक यूज़र ने x की वैल्यू 3 दी, एक ने 4 दी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आउटपुट हमें मिल जाएगा। दूसरा यूज़र अगर कोई दूसरा इनपुट देता है 5 और 6, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें आउटपुट मिल जाएगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो हमें जनरलाइज कर रहा है, चीज़ों को फास्ट कर रहा है और सिंपल कर रहा है। और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो हर जगह कोडिंग का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, हर जगह कोड यूज़ हो रहे हैं। तो नेक्स्ट इज़ व्हाट रियल लाइफ वर्ड एग्जांपल ऑफ दिस कोडिंग। कोई भी आप वेबसाइट पे जाते हो, कोई भी आप ऐप खोलते हो, कोई भी आप चाहे ऐप वो आपके मोबाइल का हो, डेस्कटॉप का हो, कहीं पर भी उसके पीछे कोड लिखा होता है। कोड का मतलब हो गया कि उसके पीछे कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो वो आप करना चाहते हो, वो पहले से लिखी हुई हैं। एक डेवलपर ने, एक इंजीनियर ने, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने वो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं पहले से। तो वेबसाइट या वो ऐप क्या करता है, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और आपको आपका आउटपुट देता है। सो जैसे कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी बहुत पीछे बैकएंड में बहुत सारा कोड लिखा हुआ है जिसकी वजह से मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ। तो ये सब किसकी मदद से हो रहा है, कोड। कोड को लिखने के लिए हमें लैंग्वेजेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो लैंग्वेज का क्या है, ये एक मीडियम है टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, राइट। जैसे किसी दो आदमी हैं, एक पर्सन 1 है और एक पर्सन 2 है, इन दोनों को अगर कम्युनिकेट करना है तो इनको आपस में एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो लैंग्वेज जैसे अगर ये इंग्लिश दोनों समझते हैं तो इंग्लिश में बात करेंगे, दोनों हिंदी समझते हैं तो हिंदी में बात करेंगे। तो जो कंप्यूटर है वो समझता है बाइनरी, कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, लेकिन जो ह्यूमन है उसके लिए लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में जीरोज़ और वंस होते हैं सिर्फ। तो इतने सारे जीरोज़ और वन को स्टोर करना या उनको समझ पाना काफ़ी टीडियस टास्क है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक लैंग्वेजेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने C++ लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना जो कोड है वो C++ में लिखेंगे और C++ को लर्न करेंगे, क्योंकि C++ लर्न करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू बाइनरी लैंग्वेज। तो हम C++ लैंग्वेज को सीखेंगे, उस पर कोड लिखेंगे, फिर हम एक कंपाइलर नाम की चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या करेगा, वो हमारे इस C++ के जो कोड था उसको लेगा और इससे क्या जनरेट करेगा, एक बाइनरी फाइल जनरेट करेगा, और वो बाइनरी फाइल फिर हमारे कंप्यूटर पे रन होगी और हमें वहाँ से आउटपुट मिलेगा। सो इस तरीके से ये वर्क करता है कोड। तो आई होप आपको समझ में आएगा कोड क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये कैसे, थोड़ा बहुत बेसिक सा आपको समझ में आएगा। अब हम देखते हैं कोड में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं।
सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कोड में सिंटेक्स आना चाहिए। सिंटेक्स मतलब होगा ग्रामर, एक तरीके से जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है उसके आपको ग्रामर आनी चाहिए, स्पेलिंग्स पता होनी चाहिए और उसको बोलना आना चाहिए। बेसिकली अगर हम बोले तो वही पार्ट होता है सिंटेक्स का, कि भाई आपको इंग्लिश में सिंटेक्स आना चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए, उसके वर्ड्स पता होने चाहिए। जैसे सी प्लस में आपको सिंटेक्स पता होनी चाहिए, वहाँ पर पता होनी चाहिए आपको इंट क्यों यूज़ होता है, फॉर क्या होता है, और कंसेप्ट होते हैं वो पता होनी चाहिए। तो ये पार्ट होता है सिंटेक्स का। देन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे इंग्लिश में होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आप कैसे अपनी बात को इंग्लिश में आने के बाद भी कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। कई लोग हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, कई लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं, तो वो लैंग्वेज होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, सेकंड जो चीज़ सी प्लस में वो होती है लॉजिक। लॉजिक मतलब आप प्रॉब्लम को इस लैंग्वेज की मदद से सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको एक लॉजिक लिखना पड़ता है। कोई टास्क है आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लॉजिक बिल्ड करना है और उस लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए कोड को लिखना है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। इसके बाद आप कह सकते हो कि यू नो सी प्लस, अगर आपको दोनों चीज़ पता है, राइट। सो लॉजिक बिल्डिंग इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन प्रैक्टिस। सिंटेक्स का क्या है, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ी सी बिल्कुल आसानी से जल्दी सीख जाओगे, बट लॉजिक आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका हम आपको देंगे, उसके आगे आपको खुद सोचना पड़ता है कि भाई लॉजिक को कैसे हम लगाएं, नए नए क्वेश्चन जो है हम कैसे सॉल्व करें, सब लॉजिक पे डिपेंड करता है, राइट। तो अभी हम इसका एक छोटा सा एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो लॉजिक पे डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंड ऑन लॉजिक, नॉट ऑन सी प्लस प्लस सिंटेक्स। क्योंकि लैंग्वेजेस आपके पास आज की डेट में बहुत सारी हैं, आपके पास सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, रूबी है, और भी बथेरी लैंग्वेजेस हैं, जावा स्क्रिप्ट भी है। तो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग लैंग्वेजेस सूट करती है, बट बेसिक लैंग्वेज जो आपको स्टार्ट करनी चाहिए, आई रिकमेंड सी प्लस प्लस। इसके बहुत सारे रीज़न है, मैं इसको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस पर, जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि विच लैंग्वेज शुड बी यूज टू स्टार्ट, बट एज ऑफ नाउ आई एम टेलिंग यू सी प्लस प्लस इज बेस्ट, सो यू कैन स्टार्ट विद सी प्लस प्लस। अब हम बात करते हैं इन लॉजिक की। तो एक क्वेश्चन है, इसमें आपको अपना लॉजिक टेस्ट करना है और इसको ट्राई करना है। हो सकता है ना हो पहली बार में, अभी आप नए नए लॉजिक बनाना धीरे धीरे सीखोगे, बट आपको एक ट्राई इस पर जरूर देना चाहिए। तो ये आवर ग्लास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को समझाता हूँ। हमारे पास दो आवर ग्लासेस हैं, एक है 4 मिनट का, मतलब इसके अंदर हम 4 मिनट मेजर कर सकते हैं। जो ये सैंड है, रेत है, 4 मिनट की रेत है, इसका मतलब कि जब ये रेत पूरी नीचे आ जाएगी तो 4 मिनट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से इस क्लास में 7 मिनट की रेत है, जब ये रेत पूरी नीचे आ जाएगी तो 7 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। आपको एक काम करना है जो कि ठीक 9 मिनट बाद करना है, तो आपको इस दोनों आवर ग्लास की मदद से 9 मिनट मेजर करना है। सो आई रिकमेंड पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट ऑन योर ओन। सो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं है। अगर आपने इसको ट्राई किया होगा अच्छे से एक दो बार, तो मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर मिलेगा। सो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग में क्या सिचुएशन होने वाली है, 0 मिनट पे। 0 मिनट पे दोनों आवर ग्लासेस के अंदर हमारा सैंड भरा हुआ होगा। इसके अंदर भी स्टार्टिंग में ऊपर सैंड होगा और इसके अंदर भी यहाँ पर सैंड होगा। यहाँ पर सैंड होगा 7 मिनट्स का और यहाँ पर सैंड होगा 4 मिनट्स का, राइट। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये सैंड नीचे जाएगा, तो 4 मिनट के बाद ये जो सारा सैंड है ये कहाँ आ गया होगा, नीचे आ गया होगा। तो अब अगर हम बात करें टी इज इक्वल टू 4 पे, मतलब कि 4 मिनट के बाद क्या सिचुएशन होगी, टी इज इक्वल टू 4 मिनट पे सिचुएशन अगर हम देखें, तो ये वाला जो सैंड है वो सारा नीचे आ गया होगा और ऊपर कुछ भी नहीं बचा होगा, राइट। तो सारा सैंड कहाँ आ गया होगा, नीचे, और ऊपर कुछ भी नहीं बचा होगा। ऊपर से जो भी रेत था वो सारा नीचे यहाँ पे आ चुका है, और सारा रेत इस समय कहाँ पर है, सारा रेत आ गया होगा हमारा नीचे, राइट। तो 4 मिनट कंप्लीट होंगे। और इसके क्या सिचुएशन होगी, यहाँ पर से हमारे पास 4 मिनट की रेत नीचे आ गई होगी और 4 मिनट की रेत अभी भी ऊपर, 3 मिनट की रेत अभी भी ऊपर पड़ी हुई होगी, राइट। इतना क्लियर है। अब देखते हैं टी इज इक्वल, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके कंप्लीट हो गया तो हम इसे उल्टा कर देंगे। उल्टा करने पे सारी रेत ऊपर चली जाएगी और दोबारा से इसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। सो अब बात करते हैं टी इज इक्वल टू 7 मिनट्स पे क्या होगा। 7 मिनट्स पे ये जो रेत यहाँ थी ये पूरी नीचे आ चुकी होगी, पहले 3 मिनट की जो रेत बची थी वो भी नीचे आ गई होगी, और इसके अंदर से भी 3 मिनट की रेत नीचे आ गई होगी और 1 मिनट की रेत अभी ऊपर पड़ी हुई होगी, और यहाँ पर 0 मिनट की रेत ऊपर पड़ी होगी। पूरी की पूरी रेत नीचे आ चुकी होगी और टाइम बीत चुका होगा 7 मिनट, राइट। इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देखना। सो अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इस वाले आवर ग्लास को, ताकि टाइम फिर से इसमें मेज़र किया जा सके।
इसमें क्या होगा, t इज इक्वल टू 7 पे ही हम इसको उल्टा कर देंगे, सारी रेत ऊपर, और यहाँ से टाइमर शुरू होगा। तो t इज इक्वल टू 8 मिनट्स पे क्या होगा, 1 मिनट के बाद ये वाली जो रेत होगी सारी नीचे आ गई होगी। यहाँ पे इसे ड्रॉ करते हैं, ये वाली रेत सारी नीचे आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, 0 मिनट्स ऊपर बचे हुए हैं। और यहाँ पर क्या हुआ होगा, 1 मिनट की रेत नीचे आई होगी, क्योंकि 7 मिनट पे हमने इसको स्टार्टिंग से लगाया था, और 8 मिनट पे क्या होगा, 1 मिनट की रेत नीचे आ गई होगी, और 6 मिनट की रेत अभी भी ऊपर पड़ी हुई होगी। राइट, इतना क्लियर हो रहा है? 1 मिनट की रेत नीचे आ गई, 6 मिनट की रेत अभी भी ऊपर पड़ी हुई है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको फिर से उल्टा कर देने वाले, क्योंकि हमें सिर्फ 1 मिनट और चाहिए, और 1 मिनट हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर पड़ी रहेगी 1 मिनट की रेत, और इसको अब हम भूल जाते हैं, इसको हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और 8 मिनट हो चुके हैं अभी, ठीक है। अब 1 मिनट की जब ये रेत नीचे आएगी और नीचे वाली जो रेत पड़ी हुई है उसमें मिक्स हो जाएगी, तो हमारे पास कितने मिनट हो जाएंगे, t इज इक्वल टू 9 मिनट्स पे दोनों आवर ग्लास कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। तो इस तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं कि 9 मिनट्स कब होंगे। ये प्योरली लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और समझा होगा, राइट। दिस इज अबाउट द बेसिक, व्हाट इज लॉजिक, व्हाट इज कोड, एंड व्हाई डू वी नीड लॉजिक, व्हाई डू वी नीड कोड, इस तरीके की बातें हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करने वाले हैं, पहला C++ का प्रोग्राम लिखने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी इसको खोलने के बाद प्रोग्राम को सेव करना है। हम सेव कर रहे हैं, फर्स्ट प्रोग्राम .cpp के नाम से इसको सेव कर लेंगे। .cpp है फाइल एक्सटेंशन जो कि बता रहा है कि ये C++ का प्रोग्राम है, राइट। आपको इसको सेव कर लो। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे कोड लिखने वाला हूँ मैं, बेसिक टेम्पलेट जो है C++ वो मैं लिखने वाला हूँ, आपको सिर्फ देखना है, फिर उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा आपको लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम लिखते हैं हैज़ इंक्लूड iostream, देन यूजिंग नेम स्पेस std, देन वी हैव अ फंक्शन इंट मेन के नाम से, और यहाँ पे हम एक रिटर्न 0 लगाते हैं, राइट। यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट कोड आता है। ये बेसिक टेम्पलेट है, एक बिल्कुल बेसिक C++ प्रोग्राम जो हमें हमेशा लिखना होगा। तो इसको समझते हैं। सबसे ये वाली जो लाइन है, इसका मतलब होता है कि हमें इंक्लूड करनी है। इंक्लूड मतलब अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आनी है एक हेडर फाइल iostream लाइब्रेरी से, राइट। iostream का मतलब हो गया इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इसकी मदद से हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, सीन अगर हम यूज़ करने वाले हैं, आगे भी आप देखोगे सी आउट यूज़ करने वाले, तो ये सब हम किसकी मदद से यूज़ कर सकते हैं, इस लाइब्रेरी के अंदर सारे फंक्शंस और ये सारी इम्प्लीमेंटेशंस बनी हुई हैं जिससे हम इनका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको सबसे पहले यही लाइन लिखनी होती है। इसके अंदर बेसिक फंक्शनैलिटीज़ जो हम यूज़ करने वाले हैं कोड के दौरान वो सारी अवेलेबल होती हैं iostream के अंदर। उसके बाद हमारे पास सेकेंड जो लाइन है वो है यूजिंग नेम स्पेस std। इसका मतलब होता है हमें एक नेम स्पेस है जिसका नाम std है उसको यूज़ करना है। ऐसा हम क्यों करते हैं अभी हम आगे समझेंगे इसको। देन थर्ड लाइन पर हमने लिखा है एक फंक्शन। ये पूरा एक क्या है, कंप्लीट फंक्शन है। अब फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन में सबसे पहले होता है रिटर्न टाइप, मतलब कि फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा। ये फंक्शन हमें कुछ तो देगा, मतलब फंक्शन क्या होता है, अगर हम बेसिक टर्म्स में बात करें तो फंक्शन का मतलब होता है कि भाई कुछ इनपुट आप दोगे और फंक्शन क्या करेगा, उसको कुछ प्रोसेस करके, एक बॉक्स होगा उसको प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट देगा। ये बेसिक फंक्शन का मतलब होता है। जो आउटपुट देगा वो हमें क्या देने वाला है, क्या वो हमें एक इंटीजर देने वाला है, क्या हमें वो कोई कैरेक्टर देने वाला है, मतलब क्या चीज़ हमें मिलने वाली है, तो वो हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप, किस टाइप की वैल्यू है वो बताना पड़ता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बता रखा है इंट। उसके बाद होता है नेम ऑफ फंक्शन। नेम ऑफ फंक्शन हमें देना पड़ता है, तो नेम ऑफ फंक्शन यहाँ पे क्या है भाई, मेन है। उसके बाद होते हैं ब्रेसेस, देन ये होते हैं करली ब्रेसेस। ये ब्रेसेस होते हैं पैरामीटर्स के लिए, यहाँ पे कुछ पास करना था वो कर सकते हो। उसके बाद जो ये दो ब्रेसेस होते हैं ये बताते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। क्या बताते हैं, बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे पूरे में हम बॉडी लिखते हैं, मतलब कुछ कोड लिखना है वो लिखते हैं। और फंक्शन में हमें कुछ रिटर्न करना होता है, क्योंकि इसका हमने रिटर्न टाइप दे रखा है इंट, तो इसे इंटीजर रिटर्न करना, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0। तो जो हम इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 0। और 0 क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि 0 का मतलब ये है कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हुआ है वो नॉर्मल हुआ है, एबनॉर्मल नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे, अगर आपने कोई गलती की होगी कोड में ऊपर कहीं पर, तो एबनॉर्मल एग्जीक्यूशन हो जाएगा, मतलब एबनॉर्मल रिटर्न हो जाएगा, प्रोग्राम एबनॉर्मली कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि कंप्लीट हुआ नहीं है, आपने जो करना चाह रहे थे वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन किसी कारण की वजह से आपको कंपाइलर ने आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया है,
क्यों कर दिया? कोई एरर आ गई होगी। एरर मतलब रन टाइम एरर कोई आ गई आपकी, कि रन करते हुए कोई एरर आ गई, कोई गड़बड़ी कर दिया आपने, तो उसकी वजह से क्या होता है, फंक्शन अपने आप कंप्लीट हो जाता है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तब जो एरर कोड आता है वो बहुत अजीब सा होता है, राइट? तो वो ऐसे ज़ीरो नहीं होता, तो इसलिए हम ज़ीरो रिटर्न करते हैं ताकि हमें फाइनली लास्ट में चेक हो जाए, हमें पता लग जाए कि जो हमारा प्रोग्राम है वो नॉर्मली रन किया है। सो दिस इज़ रिटर्न ज़ीरो। ये है बेसिक टेम्पलेट। सो इसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर हम और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बेसिक टेम्पलेट में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, उसको देखिए। और भी कोई डाउट्स हैं जो मैंने नहीं बताए हैं, आपको ऐसा कोई नया डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक कुछ प्रिंट करके देखते हैं, मतलब बेसिक फंक्शनैलिटी हम करके चलते हैं स्टार्टिंग से, कुछ प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट में क्या करते हैं, सी आउट हम यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए, और हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं और फर्स्ट प्रोग्राम। और इसको समझाता हूँ मैं क्या होता है। पहले एक बार क्या करते हैं, इसको बिल्ड करने के बारे में सोचते हैं। ये फॉर्मेटिंग है, मैंने फॉर्मेट कर दिया कोड को ताकि अच्छा दिखे। एक एक्सटेंशन आती है इसमें, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। नाउ इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि आपको प्रिंट करनी है एक स्टेटमेंट, अवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो इसे प्रिंट करनी है कहाँ पे, कंसोल में। समझाता हूँ। अब इसको प्रोग्राम को रन कैसे करना है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, इससे पहले मैंने इसका इंस्टॉलेशन, सेटअप और कंपाइलेशन कोड का कैसे करना है वो समझा रखा है, तो उस हिसाब से चलो। सी प्लस में अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो बहुत सारे तरीके होते हैं कोड को रन करने के। एक तरीका होता है कि आप कमांड लाइन पे जाओ, वहाँ पे कुछ कोड्स वगैरह लिखो और उसको रन करो। एक तरीका जो बेसिक तरीका है जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में, वो ये है कि हम यहाँ पे कंट्रोल बी का यूज़ करें। अगर हम कंट्रोल बी का यूज़ करेंगे तो हमारे कोड को बिल्ड करके नीचे रन करके आउटपुट दिखा देगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है अवर फर्स्ट प्रोग्राम, राइट, जो हमने यहाँ पे उसको प्रिंट करने के लिए बोला था। तो अब इसको समझते हैं यहाँ पे हुआ क्या। सो यहाँ पे हमने बोला है कि आपको सी आउट करना है। अब सी आउट क्या भाई, सी आउट का अगर हम देखें तो सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट, मतलब आपको प्रिंट करना है कंसोल में। अब कंसोल क्या होता है उसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब समझ लो आपको सीधा यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। अभी के लिए आपका ये कंसोल हो गया। अगर आप कमांड लाइन पे लिख रहे हो तो जो कमांड प्रॉम्प्ट आती है, पूरा आपका विंडो खुलती है कमांड, वो आपकी कंसोल, राइट। तो आपको कंसोल पे आउटपुट देना है। तो ठीक है भाई, आउटपुट दे देंगे। क्या आउटपुट देना है उसके लिए बताएंगे। ये इनको बोलते हैं आउटपुट ऑपरेटर। आउटपुट ऑपरेटर इनका काम होता है कि हम किसी चीज़ को आउटपुट दें। तो आउटपुट क्या देना है, ये स्ट्रिंग लिखी हुई है आगे, ये देना है। ध्यान रहे डबल कोट्स के अंदर ही होनी चाहिए स्ट्रिंग। अगर आप सिंगल कोट में स्ट्रिंग लिखोगे तो वो काम नहीं करेगी, वो आपको एरर दे देगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। डबल कोट्स के अंदर जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसको प्रिंट कर देगा, राइट। उसके बाद मैंने क्या बोला है, इतना ही प्रिंट नहीं करना, एक और चीज़ प्रिंट करनी है। और क्या करनी है भाई प्रिंट, तो यहाँ पे एक और लगाया और फिर उसके आगे लिखा एंडल। एंडल का मतलब होता है न्यू लाइन, मतलब जो ये है आपको न्यू लाइन देगा एक साथ में। देखो आप यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आवर फर्स्ट प्रोग्राम, ये प्रिंट हुआ, उसके बाद नई लाइन भी प्रिंट हुई, तभी तो ये अगली लाइन में आया, नहीं तो इसके बगल में नहीं आ जाता। आपको मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से एंडल हटा दूँ, राइट, सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद कोई भी स्पेस नहीं आया, ये इसी के बाद लिख के आई लाइन डायरेक्ट, राइट। सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये एंडल क्यों इंपॉर्टेंट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हम हर एक लाइन के बाद ये क्या लगा रहे हैं, सेमीकोलन, राइट। इसको बोलते हैं पंचुएटर्स। पंचुएटर्स क्या होते हैं, जैसे इंग्लिश का कोई सेंटेंस होता है, जब कंप्लीट होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। हिंदी का कोई सेंटेंस होता है, कंप्लीट होता है तो हम विराम चिन्ह लगाते हैं। इसी तरीके से अगर एक इंस्ट्रक्शन मेरी कंप्लीट हो रही है तो उसको बताने के लिए कि भाई पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, इसको इतना ही करना है आपको इसमें, तो हम क्या लगाते हैं, सेमीकोलन। तो पहली इंस्ट्रक्शन हमारी क्या थी कि भाई प्रिंट कर दो इसको कंसोल पे, उसके बाद सेमीकोलन, मतलब ये पहली स्टेटमेंट खत्म। इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है रिटर्न जीरो, जीरो को रिटर्न कर दो, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, राइट। सो इस तरीके से जब भी कोई स्टेटमेंट कंप्लीट होती है, हमारा एक लाइन कंप्लीट होती है, तो हम क्या करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। ये तो था हमारा बेसिक आउटपुट। और आउटपुट फॉर्मेटिंग भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें इसके बाद हमें कुछ और भी प्रिंट करना था हम वो भी कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी हम यहाँ पे एक और लाइन प्रिंट कर, दिस इज सेकेंड लाइन, राइट। तो अब यहाँ पे हम इसको बिल्ड करके देखते हैं क्या होगा। देखो आवर फर्स्ट प्रोग्राम ये है, इसके बाद मैंने कोई स्पेस नहीं दिया, कोई एंडलाइन नहीं दी, लेकिन यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया हुआ है, तो वो स्पेस मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। उसके बाद लास्ट में एक स्पेस दिया हुआ है तो वो भी मेरे को मिल रहा है। जितने स्पेस आप यहाँ पे छोड़ोगे उतने स्पेस आपको मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 3-4 स्पेस छोड़ देता हूँ और बिल्ड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 3-4 स्पेसेस मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे \n लिखता हूँ, इसका मतलब ही न्यू लाइन ही होता है, और इसको अगर बिल्ड करता हूँ तो अगली चीज़ नई लाइन में आ जाएगी,
राइट। तो हम एंडल भी यूज़ कर सकते हैं और \n भी यूज़ कर सकते हैं। देखो प्रोग्राम के बाद नई लाइन आ गई, फिर एक स्पेस आया जो कि मैंने यहाँ रखा था, और उसके बाद यहाँ पे कई सारे स्पेस, और फिर उसके बाद एक एंड लाइन, राइट। ये एंड लाइन कैरेक्टर है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम काम कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, ये कमेंट वाली चीज़। ये क्या है? ये एक कमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने कंपाइलर को नहीं चाहता वो इसको एग्जीक्यूट करे, वो इसे एग्जीक्यूट क्या लिखेगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल मैंने कोड तो लिखा है, इसका मतलब मैं अपने अपने समझने के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि भाई ये कमेंट है। कैसे बताया? इसके आगे 2 स्लैशेस लगा के। 2 स्लैश लगाने से क्या हुआ, ये पता लग गया कि ये कमेंट है, राइट। अब मान लो मैं इस पूरे को कमेंट करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करूँगा? या तो ऐसा करूँ कि मैं हर किसी के आगे एक एक कमेंट लगा दूँ, तो ये हर कोई कमेंट बन गया। या फिर इसके अलावा भी एक मेरे पास तरीका होता है, मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है कि हम बहुत सारे लाइन में कमेंट इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी लाइनें थी, तो हमने बार बार स्लैश लगाने से अच्छा हमने एक बार में क्या लिखा, /. इसको लगाने से क्या हुआ, इसको आप हटा सकते हो, /. इसको लगाने से क्या हुआ, पूरी चीज़ जो भी इसके अंदर थी वो सब कमेंटेड होगी। अब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर मैं अब बिल्ड करता हूँ तो मेरे प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा, राइट। सिंपल सा लॉजिक है। सो अब हम कुछ नई चीज़ें करने वाले हैं। तो इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करके देखते हैं। सो आई एम सेइंग 10 + 20, तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है, 30 आएगा। सो इट इज़ कम आउट टू बी 30। हम यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। डिवीजन 20/10 करते हैं, अदरवाइज 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इंटीरियर दोनों चीज़ कर लेते हैं। 10/20 भी कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मॉडुलो ऑपरेटर होता है, उसको यूज़ कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं, बिल्ड करते हैं, राइट। सो सेम आंसर आने वाला है। 10 + 20 30 हो गया। 10 माइनस माइनस का 10, डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर डिवीजन हो रही है। इंटीजर डिवीजन कैसे हो रही है, यहाँ पे देखो, हम 20 को बाहर और 10 को अंदर लिख रहे हैं, तो 20 0 सा 0 और रिमाइंडर बचा 10। तो ये जो इंटीजर ये प्रिंट हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 मॉडुलो 20। इसका मतलब 10 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 20 से, तो उसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो यहाँ प्रिंट होगा हमारा 10, राइट। सो इस मॉडुलो ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर दे रहा है। मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ा होगा 11th-12th में, ये हमें रिमाइंडर देता है। और ये डिविडेंड होता है, ये हमें ये देता है। नेक्स्ट थिंग इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करके 200 आया, डिवाइड करके 0 आया। आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया, बेसिक सी चीज़, राइट। इसके अलावा और भी हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, जिसको हम बिट वाइज ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, जिसको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे पूरे ऑपरेटर्स। और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ये भी आपका एक ऑपरेटर है, इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट ऑपरेटर, राइट, अभी बताया था। और पंचुएटर्स होते हैं, ये क्या है, पंचुएटर्स। दो अलग अलग चीज़ें हैं, पंचुएटर्स एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स ये सारे ऑपरेटर्स हो गए, और ये सब क्या होते हैं जो हमारी हमने ये लगा रहे हैं, ये सब पंचुएटर्स हैं। ब्रैकेट लगाना, पंचु मतलब जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना, कॉमा, मल्टीप्लिक, ये इस फुल स्टॉप, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो पंचुएटर्स में आती है। तो ये भी यहाँ पे पंचुएटर्स का काम। अगली चीज़ देखते हैं, मान लो हमें कुछ रिजल्ट है दोनों के एडिशन का, उसको स्टोर करना है, तो उसके लिए हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है, एक बार यूज़ करते हैं फिर आपको समझाता हूँ। x = 10, तो यहाँ पे क्या होगी, x की वैल्यू मैंने 10 कर दी, राइट। x की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 10 कर दी। और हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम पहले x को डिक्लेयर करें, फिर उसको उसमें 10 की वैल्यू डालें, और या हम डायरेक्टली x = 10 करें। दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसको मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा फोकस इस पे रहे, पीछे वाले आउटपुट हमें ना दिखाई दें। सो इस तरीके से हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों कैसे वर्क करते हैं इसको समझते हैं। एक बार क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं x को डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो मैं इनको डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिंट करके देखता हूँ। तो सबसे पहले मैंने उसको डिक्लेयर किया, तब प्रिंट कर रखा है, फिर उसकी वैल्यू 10 करी, फिर प्रिंट किया। उसके बाद मैंने दोबारा एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम एक ही नाम के दो वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। तो मैंने इसका नाम y रख दिया, और फिर उसको प्रिंट करवाया। सो उसको बिल्ड करते हैं और आउटपुट देते हैं। तो आउटपुट बहुत ही विचित्र सा है, सो उसको समझते हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हम एक x डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन।
क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है भैया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल एक्स है, उसको आप डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर मतलब उसको बना दो, तो वो क्या करेगा, जो हमारी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, तो उसमें जाएगा, जो भी मेमोरी खाली होगी उस बकेट का नाम रख देगा एक्स, राइट। इस डब्बे का नाम क्या रख देगा, एक्स, राइट। और इसके अंदर क्या रखेगा, गार्बेज रखेगा। गार्बेज मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर क्या गार्बेज प्रिंट हुआ, 42011115, तो यहाँ पे कुछ भी पड़ा हुआ होगा पहले से मेमोरी में, वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी थिंग, मतलब हमें कोई नहीं पता है कहाँ से आया कैसे आया, बट इट इज़ अ गार्बेज, कूड़ा है, हमारे किसी काम का नहीं है, तो गार्बेज है। तो यहाँ से हमें क्या प्रिंट हो गया, गार्बेज प्रिंट हो गया। फिर हमने x की वैल्यू को 10 रख दिया, इसका मतलब हमने x की जो वैल्यू थी उसे गार्बेज को रिप्लेस करके ओवरराइट कर दिया 10 से। तो अब हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, तो इसलिए अब क्या प्रिंट हो गया, 10 हो गया। इस तरीके से y का क्या हुआ, y को जब हमने डिक्लेयर किया उसी टाइम पे इनिशियलाइज भी कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, विद इनिशियलाइजेशन मतलब डिक्लेयर करने के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर दिया। हमने एक बकेट और एक मेमोरी ढूंढी, हो सकता है कंटिन्यूस हो सकता है ना हो, यहाँ पे ढूंढी हो वाई, इसका नाम वाई रखा और इसमें साथ के हाथ ही 10 रख दिया, राइट। तो इनिशियलाइजेशन भी हुआ, फिर वाई को प्रिंट कर दिया तो 10 प्रिंट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे में क्या हो रहा है। यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं एक्स, इंटीजर टाइप का, और उसके अंदर वैल्यू हम इंटीजर ही रख सकते हैं और कुछ भी नहीं रख सकते, और हम इन वेरिएबल्स पर भी ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इस पर वैल्यू 30 रख देता हूँ थोड़ा चेंज के लिए, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट करता हूँ, एक्स प्लस वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई, सी आउट एक्स डिवाइडेड बाई वाई। इस तरीके की बहुत सारी स्टेटमेंट्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखो सब इकट्ठे आंसर आ गए मेरे, क्योंकि मैंने एंडलाइन नहीं दिया। एक्स प्लस वाई कितना आया, 30 + 10 40 आया पहले, ये रहा। देन ये, देन हमारे पास एक्स इंटू वाई आया 300 विच इज़ दिस। फिर उसके बाद हमारा एक्स डिवाइडेड बाई वाई 0 आया विच इज़ दिस, राइट। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स हमने बनाए हैं और इनको हम यूज़ भी कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। इनके अंदर एक वैल्यू सेव होगी, इनकी वैल्यू को हम एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया इनिशियली इसकी वैल्यू गार्बेज थी, उसको हमने एडिट करके 10 कर दिया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू को हम क्या कर दें, चेंज करके कुछ 30 कर दें, कुछ भी कर सकते। लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि x एक इंटीजर होना चाहिए और इसको हम स्ट्रिंग नहीं बना सकते। इसको अगर मैं बिल्ड करूँगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम कॉन्स्ट कैर स्टार टू इंटीजर। हम एक कैर स्टार कॉन्स्ट को, समझेंगे इसको बाद में, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते एफ परमिशन, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, हम ऐसा नहीं कर सकते। बट हाँ, हम एक्स की वैल्यू के अंदर कोई भी दूसरी इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं, राइट। सो दिस इज द डेटा टाइप विच इज इंटीजर। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप और भी अवेलेबल हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं।